तो फार्मास्यूटिक्स के अंदर आज हम वेरी लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब तक जितने भी हमने फार्मास्यूटिक्स के अंदर टॉपिक्स पढ़े हैं, हमने बहुत सारी मशीनरीज पढ़ी हैं, बहुत सारी डोसेज फॉर्म्स पढ़ी हैं, बहुत सारे मेथड्स भी पढ़े हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन मेथड, हीटिंग मेथड, इवेपोरेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड या स्टरलाइजेशन की टेक्निक भी पढ़ चुके हैं, ये सेप्टिक टेक्निक पढ़ चुके हैं, टैबलेट्स कैसे बनाएं, कैप्सूल्स बनाएं। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में मेनली जो आपके सिलेबस, वैसे तो इम्यूनोलॉजी या इम्यूनिटी के ऊपर अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो इतना ज़्यादा वास्ट टॉपिक है कि इसका कोई एंड ही नहीं है, लेकिन जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है वो कुछ सीरास, वैक्सीन या कुछ टॉक्सॉइड्स या एंटीटॉक्सिन प्रिपरेशंस है। लेकिन इसको कंटिन्यू करने से पहले आई थिंक इसमें आपको इम्यूनिटी का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि इम्यूनिटी क्या है, क्योंकि अगर आपको इम्यूनिटी ही नहीं समझ आएगी तो बाकी चीज़ें आपको समझ आनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा है, व्हाट इज द इम्यूनिटी। व्हाट इज द इम्यूनिटी? एक्चुअली अगर हम इम्यूनिटी को डिफाइन करें, क्या होती है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी अगर हम हिंदी में सीधी सी बात करें, रोगों से लड़ने की पावर, रोगों से लड़ने की क्षमता, कि हमारी खुद की बॉडी के अंदर इतनी इम्यूनिटी, कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो नेचुरली कुछ ना कुछ डिजीज को हील कर लेती हैं। अगर हम सिंपल से लैंग्वेज में बात करें, अब आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो, इतना तो आप लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मैंने आपको एक ब्लड का टॉपिक भी पढ़ाया था, जिसमें हमने डिफरेंट तरह के सेल्स पढ़े थे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट सेल्स। उसमें हमने वाइट ब्लड सेल्स के लिए एक नाम यूज किया था कि ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के एक सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, मतलब कि वो हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर देखो, कभी भी अगर हमें इन्फेक्शन होती है बॉडी के अंदर, कोई वायरल, कोई बैक्टीरियल या किसी भी तरह की, तो सपोज अगर हमें कोल्ड है, कफ है या कोई सिम्टम्स आते हैं, तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी बॉडी इतनी इम्यून नहीं है कि वो वायरस या वो बैक्टीरिया ने जाके हमारी बॉडी को इफेक्ट किया, जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स आने शुरू हो गए। कि इसमें देखो दो टर्म्स मेनली यूज होती हैं इम्यूनिटी में। वैसे तो मैं ये आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, पर यहाँ भी क्लियर कर देती हूँ। एक तो होता है एंटीजन और एंटीबॉडीज। ये आप बार बार पढ़ भी चुके होंगे, बाकी और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ चुके होंगे। एंटीजन क्या होता है? जब भी कोई फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, फॉरेन मटेरियल मतलब कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो एक डस्ट पार्टिकल हो सकता है, चाहे कोई भी पार्टिकल हो सकता है, चाहे वो आप मान लो वायरस हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एंटीजन, एंड इफ इट प्रोड्यूस एनी सच टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, अगर हमारी बॉडी में वो किसी तरह की इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा और उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, हमारी बॉडी कुछ सैनिक प्रोड्यूस करेगी। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ये एंटीबॉडीज जैसे जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोल देते हैं, इनके लिए एक वर्ड यूज होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो ये जैसे ये एंटीबॉडीज 5 तरह की होती हैं, उसमें मैंने आपको पढ़ाई भी थी, IgG, IgA, IgD, IgM, IgE, मतलब शॉर्ट फॉर्म IG से डिनोट करते हैं, इसके बाद IgD, IgA, इस तरह से ये 5 तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं या एंटीबॉडीज होती हैं। ये एंटीबॉडीज क्या है कि हमारी बॉडी एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर का काम करती हैं, हमारी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। अगर ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन को एक तरह से हराने में, किल करने में कामयाब हो जाती है तो हमें कोई डिजीज नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी एंटीबॉडीज के ऊपर ये एंटीजन हावी हो जाते हैं तो हमें उसके सिम्टम्स भी आएंगे और हम उस डिजीज से ग्रस्त हो जाएंगे। तो ये मेनली इम्यूनिटी समझ में आ गया होगा कि क्या है, कि इम्यूनिटी इज द पावर ऑफ अ पर्सन या पावर ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अगेंस्ट द
रेजिस्ट अगेंस्ट डिजीज नहीं बोलेंगे, टू रेजिस्ट अगेंस्ट द एंटीजन या पावर ऑफ अ बॉडी टू प्रोड्यूस द इम्यूनोग्लोबुलिन्स और द antibodies against the antigen so that we can be protected from any type of the disease or any type of the infection produced by the antigen. अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी की कितने तरह की क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन समझ में आएगी ना तभी आगे आपको जो सीरा, वैक्सीन या टॉक्सोइड्स हैं ये चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि मुझे बड़ी अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करूं कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, सीरा मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गए, एंटीटॉक्सिन्स मैंने पढ़ लिए, टॉक्सोइड्स मैंने पढ़ लिए, एंटीबॉडीज मैंने पढ़ ली, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि सीरा है जो वो किस टाइप की इम्यूनिटी के लिए देते हैं, एंटीबॉडीज है वो किस टाइप की इम्यूनिटी के लिए देते हैं, या वैक्सीन है वो किस टाइप की। लेकिन वो हमें कब समझ में आएगा, अगर आपको पता होगा पहले इम्यूनिटी कितने टाइप की है तभी समझ में आएगा ना कि इम्यूनिटी होते कितने टाइप की है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, पढ़ा आपने पहले भी बहुत बार होगा, लेकिन मैं रिपीट जरूर करूंगी ताकि आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फर्स्ट इज द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो समझ में आ गया क्या है। इम्यूनिटी को जो आगे क्लासिफाई किया हुआ है ये दो तरह की इम्यूनिटी है। फर्स्ट वन इज द नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आप लोगों ने तो क्या नाम सुना होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स को जो दिमाग में क्या रह जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ये दिमाग में होता है। जो एक्टिव और पैसिव तो है ना, वो इनकी भी आगे क्लासिफिकेशंस हैं। मेरे भी दिमाग में जब तक इस लेक्चर को प्रिपेयर नहीं किया था तो दिमाग में ये था कि एक एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। लेकिन जब इसकी एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन देखोगे ना तो एक्टिव पैसिव इसमें भी आएगी, एक्टिव पैसिव इसमें भी आएगी। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं, सबसे पहले नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है कि नेचुरल इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी विच इज रिक्वायर्ड, immunity which is required naturally, which is required naturally। नाम से क्लियर है, डेफिनेशन में तो मैंने कुछ भी नहीं ऐसा इसमें लिखा कि ना समझ में आ जाए, ना समझ में आए। which is required naturally का क्या मतलब है, देखो अगर हम पर्सन टू पर्सन इसको समझने की कोशिश करें ना तो ये जो इम्यूनिटी है नेचुरल इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी स्पीशीज टू स्पीशीज, स्पीशीज किसको, जैसे ह्यूमन स्पीशीज, फाउल स्पीशीज, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, रेस टू रेस वेरी करती है, उसको बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। हो सकता है कि किसी डिजीज से, जैसे अब आप देखो जो कोरोना वायरस जो एक हमारी पेंडेमिक फैली हुई है, आप ये देखोगे कि जो कई बार क्या होता है, कई लोग हैं जो बड़ी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, घर से बाहर भी नहीं जा रहे, सैनिटाइजर भी यूज कर रहे हैं, मास्क भी यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस पेंडेमिक की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे, अब बहुत से बेचारे मजबूर बेबस लोग हैं जिनको बाहर भी जाना पड़ रहा है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सबको कोरोना हो रहा है। हाँ, लेकिन पेंडेमिक से इफेक्टेड बहुत लोग हो रहे हैं, लेकिन हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हर एक को कोरोना हो रहा है, या ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी इम्यूनिटी है, हर एक पर्सन की अपनी रोगों से लड़ने की पावर है, तो उसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इम्यूनिटी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्योंकि हो सकता है कि किसी एक पर्सन से, एक डिजीज से लड़ने की पावर मेरी हो पर किसी और की ना हो, या हो सकता है कि सेकंड पर्सन क्यों मेरी ना हो। अब जैसे हम बोलते हैं कि जैसे जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन स्पेशली जो 2 to 5 इयर्स, उनकी इम्यूनिटी स्पेशली बहुत कम होती है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। आप देखो उनको टाइम टू
6 महीने बाद, हर 4 महीने बाद इंजेक्शन लगते ही रहते हैं, पोलियो की डोज डलती रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है भाई, ठीक है। लेकिन वही जो है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इंजेक्शन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसलिए जैसे ये चाइल्ड, हम सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस जो कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन में, एक चाइल्ड में और एक अडल्ट में कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जो कोरोना की जो लहर है वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि भी उनकी इम्यूनिटी कम है, जबकि जो 16, 17, 18 या 20 साल के लोग हैं उनको कम इफेक्ट करेगी क्योंकि उनकी मैक्सिमम इम्यूनिटी है। तो ये पर्सन वेरी करती है। एक इम्यूनिटी होती है जो रेस टू रेस वेरी करती है। अब रेस क्या चीज होती है? रेस होती है एक ही स्पीशीज की आगे प्रजातियां। अब एक ही स्पीशीज मतलब जैसे हम ह्यूमन बींग्स, जिसको साइंस में क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस। ह्यूमन बींग्स की भी बहुत सी प्रजातियां, नीग्रोस भी हैं, अमेरिकन्स भी हैं, हम लोग भी हैं जो ब्रिटिश कलर इंडियंस हैं, ठीक है, या अफ्रीकन्स भी हैं। अब पता है क्या होता है, जो मतलब हर एक एरिया के हिसाब से, जैसे हम लोग हैं जो नॉर्थ इंडियंस हैं, जो अफ्रीकन्स हैं, जो नीग्रोस हैं, उन सबकी इम्यूनिटी भी उनके क्लाइमेट के हिसाब से डेवलप हो जाती है। जैसे एक डिजीज का सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे जो येलो फीवर है, येलो फीवर एक डिजीज है। येलो फीवर के लिए नीग्रोस रेजिस्टेंट है। नीग्रोस आर द रेजिस्टेंट टू द येलो फीवर्स, बट वी आर नॉट रेजिस्टेंट, हमें ये डिजीज हो सकती है, ठीक है। एक जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो वेरी करती है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। अब ये स्पीशीज और रेस में क्या डिफरेंस है? रेस तो मतलब हो गया कि एक ही स्पीशीज के आगे पार्ट्स, जैसे आपने डॉग्स देखी है, डिफरेंट तरह के डॉग्स, कैट्स देखी है, डिफरेंट तरह की कैट्स, कोई ब्लैक, कोई वाइट, कोई मिक्स, या आपने फाउल्स देखी है, पक्षी देखी है, जैसे पिजन्स देखी है, व्हाइट पिजन भी है, ब्लैक मतलब कि ग्रेश भी है। वो मतलब जब एक ही चीज की वैरायटी हो जाए ना, तो वो तो होती है रेस। स्पीशीज होती है जब चीज ही डिफरेंट हो जाए। जैसे अब अगर हम कंपेयर करें कि हम और एनिमल्स, दैट इज द, वैसे तो हम भी एनिमल हैं, लेकिन मैं एक्चुअल में जैसे हम और फाउल्स, ठीक है, फाउल्स जैसे पक्षियों को ले लो। अब जैसे रेस टू रेस भी इम्यूनिटी वेरी करती है, स्पीशीज टू स्पीशीज। स्पीशीज में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग दैट इज रेजिस्टेंस टू प्लेग। जो प्लेग नाम सुना है आपने, जबकि फाउल्स हैं, जो पक्षी हैं, दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू प्लेग, वो प्लेग के लिए रेजिस्टेंट नहीं है। प्लेग क्या है? एक बीमारी है जो चूहों से फैलती है, ठीक है। आपने सुना होगा, पीछे नेट पे सर्च करोगे, कुछ एक साल पहले, कोई 100-150 साल पहले, प्लेग जैसे आज कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, ऐसे साउथ के एक पोर्शन में प्लेग एक पेंडेमिक की तरह फैला था। वहां हजारों लाखों पक्षी, मतलब इवन तब तो ह्यूमन बींग्स को भी इन्फेक्ट किया था, बहुत से पक्षी वहां पे मर चुके थे, फाउल्स मर चुके थे। जो ह्यूमन बींग्स है वो प्लेग के लिए मोर रेजिस्टेंट है एज कंपेयर टू द फाउल। तो ये होती है नेचुरल इम्यूनिटी। अब ये नेचुरल इम्यूनिटी में कोई ऐसा तो है नहीं है कि मतलब कि ह्यूमन जैसा खाते हैं या उसकी वजह से खाने पीने, रहने, क्लाइमेट, हर चीज से हमारी इम्यूनिटी इफेक्ट होती है। तो नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो हमें नेचुरली मिली हुई है, जो हमें प्राकृतिक मिली हुई है, उसको तो हम बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी का जो दूसरा नाम है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनेट इम्यूनिटी। ये याद रखना, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। अब दूसरी हम कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? अब ये थी, ये इम्यूनिटी है जो पर्सन अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। अपने एक पर्सन है, एक बेबी अपने बेबी के बर्थ होने तक और उसके बड़े होने तक, चाहे वो आर्टिफिशियल तरीके से, चाहे वो नेचुरल तरीके से, उसकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है ना, उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसको हम नेचुरल नहीं बोलते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आगे दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है, दैट इज द एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इसको थोड़ा बेटर क्लासिफाई कर लेते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी
एंटीजन के एंटर की वजह से डेवलप होती है। एक्टिव इम्यूनिटी इट इज डेवलप्ड बाय द एंट्री ऑफ द एंटीजन्स, और पैसिव इम्यूनिटी इट इज डेवलप्ड बाय द एंट्री ऑफ द एंटीबॉडीज। पहले तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडीज का डिफरेंस समझाया था कि एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडीज क्या होती हैं। अगर तो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से एंटीजन्स एंटर करते हैं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी ही बनेंगी। उस केस में तो हम बोलेंगे कि वो एक्टिव इम्यूनिटी है। अगर हमारी बॉडी में किसी तरीके से एंटीबॉडीज एंटर करते हैं तो उस तरीके उसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। अब बात करते हैं एंटीजन्स की। एंटीजन्स कैसे एंटर कर सकते हैं? एक्टिव, अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो फिर से दो तरह की होती है। एक तो नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। दो तरह से क्लासिफाई कर दिया मैंने इसको। नेचुरली एक्वायर्ड थी ना, नेचुरली भी हो सकती है, अब आर्टिफिशियली भी हो सकती है। अब सोचो नेचुरली कैसे होती है एंटीजन। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं स्मॉल पॉक्स का, चिकन पॉक्स का। हम ये बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जिसको हम छोटी माता, चिकन पॉक्स छोटी माता या बड़ी माता बोलते हैं। इवन चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स तो जो है हमारी बॉडी के कंट्री के अंदर अब वो है नहीं, रेडिकेटेड हो चुका है। चिकन पॉक्स के कुछ एक केसेस होंगे शायद। तो अब ये जो है, अब देखो ये कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं कि अगर किसी को एक बार लाइफ में हो जाए, अगर किसी को एक बार लाइफ में हो जाती हैं तो उसके बाद उसे थ्रू आउट लाइफ वो कभी भी नहीं होती। समझ गए क्यों? क्योंकि जब स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स जैसी डिजीज, कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर वो एक बार हमारी बॉडी में हो जाती हैं, अगर एक बार एंटीजन हमें बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उसके सिम्टम्स आ गए, मुझे स्मॉल पॉक्स हो गया, तो उसके बाद मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज अपने आप नेचुरली प्रोड्यूस होंगी। एंटीबॉडीज जो वो प्रोड्यूस होती हैं वो लाइफ टाइम रहेंगी, लाइफ टाइम वो एंटीबॉडीज खत्म नहीं होती। इसलिए जो वो एंटीबॉडीज है, इसलिए जो इस टाइप के जो डिजीज होती हैं जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स टाइप, ये हमेशा लाइफ में एक ही बार होती हैं। इसलिए जिसको एक बार होगी उसको दोबारा कभी भी ये डिजीज नहीं होती। तो ये कौन सी हो गई? नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। किससे हुई? एंटीजन से। एंटीजन ने अटैक किया, अटैक करने के बाद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई और वो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में लाइफ टाइम के लिए प्रोड्यूस हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी एंटीबॉडीज लाइफ टाइम के लिए प्रोड्यूस होगी, वो भी नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन कुछ एक डिजीज है कि जिनके लिए हमें वैक्सीन लेनी पड़ती है, कुछ एक डिजीज है हमें आर्टिफिशियली लेनी पड़ती है। तो आर्टिफिशियल हम इसको किससे ले सकते हैं? दैट इज बाय वैक्सीन। क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ एंटीजन की बात कर रही हूँ कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो एक्टिव इम्यूनिटी सिर्फ एंटीजन की वजह से आ रही है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडीज की वजह से आ रही है। अब वैक्सीन में हम क्या करते हैं? अब जो ये कोरोना वैक्सीन है, जो कोरोना वैक्सीन आ रही है, कोरोना या कोविशील्ड या जो भी है, वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन में एक्चुअली क्या होता है कि जो अटैकिंग वायरस, अटैकिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे सपोज अगर हम डेंगू की बात करें या जो डेंगू वायरस है, या जो हम पोलियो की बात करें, जो पोलियो वायरस है जिससे हमें वो डिजीज हो रही है, हम क्या करते हैं कि उसी को इनएक्टिवेट करके, वायरस को इनएक्टिवेट करके या एटीन्यूएट, एटीन्यूएट होता है मतलब हाफ किल्ड, एक वर्ड इसमें यूज किया जाता है फार्मेसी में, फार्मेसी के मेडिकल फील्ड में, एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड मतलब हाफ किल्ड, हाफ किल्ड मतलब कि उसको इतना इनएक्टिवेट कर दिया कि वो
इंसर्ट कर देते हैं। वैक्सीन इंसर्ट करने की वजह से क्या होता है कि बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो ये हो गई हमने, लेकिन बाहर से इंसर्ट तो आर्टिफिशियली की, इसलिए क्या हो गया कि हो गई आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब कभी भी आप देखो, जो अब कोरोना वैक्सीन की बात ले लो कि कोरोना वैक्सीन के कारण क्या होता है कि जब कोरोना वैक्सीन लगा लेते हैं उसके 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद टेम्परेचर हो रहा है, या छोटे बच्चों को भी जो वैक्सीन लगती रहती हैं, कभी डिप्थीरिया की वैक्सीन, कभी डीपीटी वैक्सीन, कभी कोई वैक्सीन, कभी कोई वैक्सीन, तो उसकी वजह से क्या होता है उनको हर वैक्सीन के बाद मोस्टली टेम्परेचर होता ही होता है। क्यों? क्योंकि भी बॉडी में एंटीजन इंसर्ट किए हैं। एंटीजन इंसर्ट करने की वजह से एक बार तो आपकी बॉडी में वो इफेक्ट शो करेंगे ना, जब एंटीजन यानी वही वायरस आपने एंटर, कोरोना वायरस ही तो एंटर कर रहे हैं वैक्सीन के थ्रू बॉडी में, ठीक है। तो वो लेकिन वो इतने ऐसी कंडीशन में उसको हाफ किल्ड या एटेन्यूएट करके कर रहे हैं कि वो आपकी बॉडी के ऊपर मतलब एडवर्स इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, इम्यूनिटी डेवलप करेगा। तो ये हो गई वैक्सीन के थ्रू। डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे वैक्सीन का टॉपिक कि कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं। अब आते हैं हम इसमें पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी में भी ये भी दो तरह की होती है, जैसे नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इसी तरह से ये पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी में भी ये भी हो गई नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब इसके अंदर हमने एंटीबॉडीज इंसर्ट करनी है। अब सोचो कि जो नेचुरली एंटीबॉडीज कहां से मिलती हैं? नेचुरली एंटीबॉडीज मिलती है ड्यूरिंग बर्थ बाय मदर फीड, ड्यूरिंग बर्थ बाय मदर फीड। आपने हमेशा सुना होगा कि बर्थ के बाद जो फर्स्ट जो मदर मिल्क है, येलोइश जो डिस्चार्ज होता है, इट मस्ट नॉट बी द थ्रू आउट, वो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो येलोइश डिस्चार्ज होता है उसके अंदर मैक्सिमम एंटीबॉडीज उस टाइम पे प्रोड्यूस होती हैं और वो एंटीबॉडीज बेबी को जरूर फीड करनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी को कम से कम 6 मंथ्स तक या 1 ईयर तक जितना हो सके मदर फीड जरूर देना चाहिए, क्योंकि मदर की बॉडी से, मदर के थ्रू जो है नेचुरली ये एंटीबॉडीज बेबी के अंदर डेवलप होती है। न्यू बॉर्न बेबी के अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, और न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो देखो आप सिर्फ एक बीसीजी की वैक्सीन लगती है, बैसिलस कालमेटाई ग्यूरिन की वैक्सीन लगती है, वो भी विद इन ए मंथ। उसके बाद 3 या 4 मंथ्स तक कोई वैक्सीन नहीं लगती, या ओरल पोलियो की डोज, या उसके बाद 3 या 4 मंथ्स के बाद पहली जो डीपीटी की या ओरल पोलियो की डोज डाली जाती है। 3-4 मंथ्स तक उसमें इम्यूनिटी कहाँ से आती है, जबकि वो तो बहुत सेंसिटिव बॉडी होगी। उसके अंदर इम्यूनिटी आती है मदर फीड से। मदर फीड से मैक्सिमम एंटीबॉडीज जो है न्यूबॉर्न बेबी को मिलती है। इसलिए जिन बच्चों को मदर फीड नहीं मिलती उनकी जो इम्यूनिटी है वो वीक रह जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि मदर फीड इट शुड नॉट बी अवॉइडेड इन एनी केस। सेकेंड है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। जैसे यहाँ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड किससे मिली थी? वैक्सीन से। तो यहाँ किससे मिलेगी? एंटीबॉडीज से। और जो एंटीबॉडीज की जो प्रिपरेशन होती है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, उनको हम बोलते हैं सीरास, सीरास या एंटीसीरास। जैसे एंटीजेंस की प्रिपरेशन को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन। ऐसे एंटीबॉडीज की प्रिपरेशन को हम बोलते हैं सीरास, ठीक है। उसमें हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज ही इंसर्ट कर देते हैं इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। तो इस लेक्चर में मैंने आपको जस्ट एक इम्यूनिटी के ऊपर चार्ट ही समझाया है। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिपीट करके वीडियो को देखो। इस चार्ट को जरूर अपनी कॉपी के ऊपर आप बना लेना, क्योंकि ये चार्ट समझ में आएगा। तो अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वैक्सीन के ऊपर, सीरा के ऊपर, आप या स्मॉल पॉक्स के ऊपर, आप उसको ऊपर से बड़ी इजीली इलैबोरेट कर पाओगे कि नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है, एंटीजन होता है, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आएगा, कहाँ से हमने इसकी क्लासिफिकेशन उठानी। क्लियर है? मेरे ख्याल से
टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है तो इजी, पढ़ा तो सबने होगा। इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी को इनेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी पर्सन टू पर्सन, रेस टू रेस और स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। मैंने तो यहाँ एक एक एग्जांपल लिए हैं, आप चाहो तो इसमें और भी ऐड कर सकते हो। सेकंड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड की इसी की क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी ये याद रखना कि वो एंटीजन की वजह से मिलती है, ये एंटीबॉडीज की वजह से मिलती है। अब ये भी नेचुरली एक्वायर्ड, आर्टिफिशियली, नेचुरली, आर्टिफिशियली। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी किससे मिलेगी? एंटीजन नेचुरली जो बॉडी में खुद एंटर कर जाते हैं, जैसे स्मॉल पैक्स, चिकन पॉक्स जैसे डिजीज, जो बाद में बॉडी में लाइफ लॉन्ग के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देती हैं, और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड में वैक्सीन आ जाएंगी। यहाँ नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में मदर फीड से, और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड में सीड आ जाएगी। होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कुछ वैक्सीन सीराज की प्रिपरेशन, ठीक है। क्योंकि इससे पहले आप ये लेक्चर इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। थैंक्स अ लॉट।